हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के बारे में बात करूंगा। और माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में एज मैनी ऑफ यू वुड बी नोइंग कि बहुत प्रॉब्लम चल रही है, सेलिंग प्रेशर चल रहा है एंड नो कंपनी इन द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर इज परफॉर्मिंग गुड। और बहुत सारी कंपनीज तो लॉसेस भी डिक्लेयर कर रही हैं। और इन सब के पीछे रीज़न क्या है और रिकवरी के साइंस क्या हैं ये सेक्टर में, ये सब डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन, द स्टॉक्स विच विल बी कवर्ड इन दिस होल माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, मैं ब्रॉडली अरमान फाइनेंस को कवर करूंगा। और उसके अलावा फ्यूजन फाइनेंस के बारे में थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम जो शुरू हुई थी वो फ्यूजन फाइनेंस के साथ ही शुरू हुई थी। और बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जैसे इक्विटास, उज्जीवन, सैटिन क्रेडिट ग्रुप और इसके अलावा क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, इन सब के साथ ब्रॉडली मोटा मोटी सिमिलर प्रॉब्लम्स ही है। बट द कोर कंपनी विच वी विल डिस्कस इज अरमान फाइनेंशियल्स। सो स्टार्ट करते हैं हम ये। स्टार्ट करते हैं, माइक्रो फाइनेंस लैंडिंग होता क्या है। अब अगर आपके दिमाग में आएगा कि बैंक्स जब लोन दे ही रही हैं तो कोई भी माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के पास क्यों जाएगा। तो द की डिफरेंस बिटवीन एक बैंक लोन और माइक्रो फाइनेंस लोन के बीच में जो की डिफरेंस होता है वो कैश फ्लो का होता है, मतलब कस्टमर का कैश फ्लो कैसा है। अब जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं वो मोस्टली विलेज एरिया में और टीयर 2, 3, 4 सिटीज़ में ऑपरेट करती हैं, जहाँ पे लोन मिलना उस इंडिविजुअल को जिसके पास कैश फ्लो स्ट्रीम ही नहीं है और उसकी इनकम अनइवन है, वो सैलरीड नहीं है, और समझो वो किराने का दुकान चलाता है या ही वर्क्स ऑन अ डेली वेजेस बिजनेस। तो इन सबको वो लोन प्रोवाइड करते हैं। और इन सबको बैंक्स क्यों नहीं लोन प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि बैंक्स का एक क्राइटेरिया रहता है कि क्रेडिट स्कोर होना चाहिए एंड पास्ट हिस्ट्री होनी चाहिए। बट जिस कस्टमर का कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं है, क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है और कैश फ्लो भी बहुत अनइवन है, तो उन सबको लोन प्रोवाइड करने के लिए माइक्रो फाइनेंस स्टॉक्स और कंपनीज बैठे हैं। तो क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा है, रीपेमेंट का रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज 20 to 30% इंटरेस्ट भी चार्ज करती हैं। अब वो उठाती तो मार्केट से 7 to 10% पे पैसा है और 20-30% भी चार्ज करती हैं। तो जो बीच का डिफरेंस हो गया, विच इज समझो आपने 10% पे उठाया और 20% पे दिया, जो 10% का बीच का डिफरेंस हो गया वो आपकी इनकम होती है। ओके, तो माइक्रो फाइनेंस में समझो एक और टर्म होता है जेएलजी। जेएलजी को बोलते हैं जॉइंट लैंडिंग ग्रुप। बहुत सारी कंपनीज ने ये स्टार्ट किया था। जैसे आप एक गांव में जाएंगे तो गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स चलाती रहती हैं उधर। जैसे सिलाई मशीन की स्कीम हो गई, मतलब लेडीज़ को एम्पावर करेंगे कि तुम स्टिचिंग स्टार्ट करो। और जैसे फार्मर्स को बोलेंगे कि हम सीड्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, आप अपने लैंड पे वो कल्टीवेट करो जिसकी ज़्यादा डिमांड है। तो ये बहुत छोटी छोटी स्कीम्स गवर्नमेंट करती रहती है। अब इन सब के लिए भी जो भी मशीनरी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे सिलाई के लिए स्यूइंग मशीन की रिक्वायरमेंट होगी, वो ऑब्वियसली उसके लिए भी उनको पैसे नहीं रहते हैं, उनका कैश फ्लो बहुत अनइवन रहता है। और मतलब डेली कमाते हैं और डेली खाने वाले लोग हैं वो लोग। और ऐसे रहता है, इसलिए उनको सिलाई मशीन के लिए भी लोन चाहिए होगा। तो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज ने किया क्या, उन्होंने इंडिविजुअली एक जने को लोन देने से बेटर ये समझा कि हम एक ग्रुप को लोन प्रोवाइड करेंगे और हमारा जो लोन ऑफिसर है वो हर महीने उनसे ईएमआई कलेक्ट करते जाएगा। तो उन्होंने 5-6 लोगों का एक ग्रुप बना के उन लोग को 45,000 या 50,000 लेंड कर दिए। और जो ईएमआई भी आएगी वो भी डिवाइड बाय 5 होगी हर महीने के साथ। बट ये जो मॉडल है ना, अरमान फाइनेंशियल ने पहले ही हाईलाइट किया था कि दिस विल नॉट वर्क इन द फ्यूचर, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल को चाहिए कि मैं को अपना लोन खुद का हो, किसी को भी दूसरे के साथ कंबाइन करके ईएमआई पे नहीं करनी है। और इस वजह से ही डिफॉल्ट्स शुरू हुए थे, क्योंकि जब लोन ऑफिसर कलेक्ट करने जाते थे ईएमआईज, तो बर्डन उन पे पड़ जाता था। जो 5 लोगों का ग्रुप है उनमें से समझो सिर्फ 3 लोग ही आए हैं, तो उन तीनों पे ज़्यादा बर्डन पड़ जाता था। और वो दोनों तो आते नहीं थे रीपेमेंट करने फॉर एक्स वाई जेड रीजन्स। तो इसलिए जेएलजी जो ग्रुप है वो भी इनका, जेएलजी लैंडिंग जो स्कीम है इनका, वो भी बहुत फेल होते गया। और उसके अलावा जो फ्यूजन फाइनेंस के साथ प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, पूरे माइक्रो फाइनेंस में जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी वो जून 24 के पहले जो इलेक्शंस थे, आई गेस मेरा टाइमलाइन इतना सही नहीं होगा। जून 24 के पहले इलेक्शन के रैली में पंजाब के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने रैली में बोल दिया था कि जो भी तुम्हारे छोटे छोटे लोन्स हैं वो भी हम माफ करवा देंगे।
तो ये माफ़ करवा देने का मतलब जो भी रैली में अटेंड किए थे विलेज पीपल एंड टियर 2, 3, 4 सिटीज़ के लोगों ने जो भी अटेंड किया था, उनको लगा कि जो भी हमने माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ और एनबीएफसी से लोन लेके रखा है, उनको हमें रीपेमेंट नहीं करना है और गवर्नमेंट ने खुद बोल दिया है कि ऑल दिस लोन्स आर गोइंग टू गेट वेव्ड ऑफ। तो जब फ्यूजन फाइनेंस जिसका बहुत बड़ा पार्ट पंजाब में भी आता है, बहुत बड़ा बिजनेस पंजाब से आता है, उसने अपने कस्टमर्स को नोटिस किया कि वो लोग ईएमआई पे नहीं कर रहे हैं आफ्टर इवन आफ्टर की उनकी कैपेसिटी है उसके बाद भी ईएमआई पे नहीं कर रहे हैं। तो उनकी टीम ने जाके उनसे पूछने की कोशिश की कि व्हाट इज द रीजन कि तुम ईएमआई पे क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा बिजनेस भी अच्छा खासा चल रहा है, इनकम भी आ रही है, फिर भी तुम ईएमआई स्किप कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ने हमको रैली में बोल के रखा है कि हमको ईएमआई भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा पूरा लोन माफ़ हो चुका है। तो ये जो एक गलतफ़हमी थी, उससे ये पूरा साइकिल शुरू हुआ कि बहुत लोगों ने डिफ़ॉल्ट करना शुरू कर दिए और इस वजह से नॉट ओनली स्मॉल माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ बट बिग स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जैसे उज्जीवन और इक्विटास के बुक्स पे भी बहुत हैम्पर होने लगा, क्योंकि उनके कस्टमर्स ने भी डिफ़ॉल्ट करना शुरू कर दिया फॉर द सेम रीज़न कि गवर्नमेंट ने बोल के रखा है कि हमको रीपेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि उन्होंने अपने पर्सनल वेंडेडा की वजह से जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने स्पीच दे दी होगी कि मेरे को वोट मिलेंगे ये सब बोल के, तो उनको तो उनका वोट मिल गया बट माइक्रो फाइनेंस कंपनीज यहाँ पे फंस गई। और दूसरी चीज स्टार्ट हुई कर्नाटका स्टेट से। कर्नाटका स्टेट में क्या हो रहा था कि बहुत सारे इश्यूज ऐसे हो रहे थे कि जो लोन कलेक्शन ऑफिसर्स थे और जो कस्टमर्स जिन्होंने लोन लिया है इन कंपनीज से, उनके बीच में बहुत फाइट्स हो रही थी और वर्बल डिस्प्यूट हो रहे थे, जिसके वजह से कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया कि नो कंपनी कैन फोर्स एनीवन टू रीपे द अमाउंट दैट दे हैव लेंडेड देम। तो ये बात सिर्फ उनके लिए थी जो पर्सनल लेवल पे एक दूसरे को लेंड करते हैं। ये बात एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के लिए नहीं थी, बट इसको ये बात को भी कस्टमर्स ने एक अलग लाइट में ले लिया और उन्होंने समझा कि हमको रीपेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इवन जिसकी कैपेसिटी थी वो दूसरों को देख रहा था कि ये भी रीपे नहीं कर रहा है तो मैं भी रीपे नहीं करूंगा, तो जो कॉन्सिक्वेंसेस उसको भी नहीं लग रहे हैं तो सेम मेरे पे भी कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। तो ये कर्नाटका का जो ऑर्डिनेंस था वो भी हैम्पर किया माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री को। और इसके अलावा तीसरी चीज़ जो एमएफआई गार्डरेल करके एक टर्म है। एमएफआई गार्डरेल का मतलब ये है कि अगर आपके कस्टमर ने जो आपके पास आया है लोन लेने, उसने ऑलरेडी 3 या 4 एजेंसी से ऑलरेडी लोन लेके रखा है, तो आप उसको लोन प्रोवाइड नहीं कर सकोगे। और अगर आपने किया तो द डिफॉल्ट विल बी ऑन यू एंड नॉट ऑन द कस्टमर। तो इसकी वजह से भी इनका लोन बुक ग्रोथ और जो एयूएम ग्रोथ रहता है वो भी बहुत हैम्पर किया। तो ये सारी सिचुएशंस थी जो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री को ग्रो नहीं करने दे रही थी। मतलब दो, अगर ब्रॉडली हम दो रीजंस जाने कि क्यों माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री सफर कर रही है, तो सबसे बड़ा रीजन तो इनका एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हुआ है। एसेट क्वालिटी कैसे डिटोरिएट हुआ है, क्योंकि अगर तुमने जो पैसे मार्केट में दिए हैं उसका ईएमआई ही नहीं आ रहा है तुमको, तो तुम्हारा एसेट तो वो पैसा ही है और वो पैसा ही तुम्हारे पास नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम है। और दूसरा जो है, इन्होंने पेस ऑफ लेंडिंग मतलब लोन देने की जो स्पीड है उसको घटा दी। और ऑब्वियस रीज़न है कि आपने अगर 100 रुपये मार्केट में दिए हुए हैं और उसमें से आपके 50 या 60 रुपये खतरे में हैं, तो आप और 100 रुपये तो जाके मार्केट को लेंड करोगे नहीं। तो डैट वाज द रीज़न कि इन्होंने लेंडिंग भी बंद कर दी। तो अब इन्होंने लेंडिंग तो बंद कर दी बट इनका एम्प्लॉय कॉस्ट कॉस्ट जो रहता है, जो लोन ऑफिसर्स जाके रिकलेक्ट करेंगे पैसे और उनको बहुत मेहनत लगने वाली है, तो इसलिए इनका लोन बुक ग्रोथ तो इतना था नहीं, उल्टा इन लोग का एम्प्लॉय कॉस्ट और ऊपर जाते गया। तो इस वजह से भी इनका जो आरओए था, आरओए और आरओई मतलब रिटर्न ऑन एसेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी पे भी बहुत फर्क पड़ा और बहुत सारी कंपनी से तो लॉस भी डिक्लेयर कर दिया। तो अभी हम पर्टिकुलरली अगर FY 25 में जो अरमान फाइनेंशियल का रिजल्ट था उसके बारे में बात करें, तो अरमान फाइनेंशियल का 15% AUM डी ग्रो हुआ था, यही सेम रीज़न की वजह से क्योंकि उन्होंने फ्रेश लोन डिसबर्स करना बंद कर दिए थे। और उसके अलावा जो डिसबर्समेंट रेट था वो 25% से गिरा था। और उन मैनेजमेंट का यही बोलना था कि जब सिस्टम में ही ओवरऑल इतना बड़ा फॉल्ट है कि कर्नाटका ने ऑर्डिनेंस लगा दिया है, एमएफआई गार्डरेल्स ने बोला है कि 3 लोन्स अगर ऑलरेडी हैं तो चौथा और पांचवा आपको देना नहीं है। और उसके अलावा
पॉलिटिशियंस ने रैली में जाके ये बोल दिया कि आपको लोन रीपेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कि इट विल ऑल बी वेव्ड ऑफ। और उसके अलावा जो इन्फ्लेशन भी बढ़ गया था और पब्लिक के पास स्पेंडिंग पावर नहीं था, तो ऑब्वियसली वो लोग ने डिफ़ॉल्ट करना शुरू कर दिया। तो ऐसे केसेस में आप फ्रेश लोन कैसे दोगे, क्योंकि आपकी एसेट क्वालिटी जो ऑलरेडी वर्स है, वो और वर्स हो सकती है। तो अगर हम अरमान फाइनेंशियल का और डिटेल में बात करें, तो अरमान फाइनेंशियल के 2 डिविज़न्स हैं। एक डिवीज़न है जो माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग करता है, जो माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग